नमस्कार बच्चों। आज इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर लेके आ गया हूँ मैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है, तो हम अपने जीवन को चलाने के लिए, रोज़मर्रा के जीवन को जीने के लिए हमें सभी को कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, और वो कार्य आर्थिक कार्य ही होता है अमूमन, जिससे हम अच्छा से पैसा कमाएं और अपना जीवन निर्वाह करें। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम में लगा हुआ है, और जो नहीं लगे हुए हैं वो ढूंढते हैं। तो ये इन कार्यों को उनकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग सेक्टर में बांटा जाता है। ठीक है, तो सोचिए, कोई व्यक्ति खेत में काम कर रहा है, कोई ईंटा बना रहा है, कोई दुकान पर कपड़ा बेच रहा है, कोई चिट्ठी बांट रहा है, कोई विद्यालय में पढ़ा रहा है, कोई ठेला अपना चला रहा है, लगा रहा है, तो कोई अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, तो कोई गैरेज में काम कर रहा है। जितने भी लोग आप देखोगे, ट्रेन में हॉकर का भी काम करते हुए लोग दिखते हैं। ठीक है, ये सभी समस्त आर्थिक क्रियाएं हैं जिनसे वो धन उपार्जन करता है और अपना जीवन चला पाता है। ये सब क्या है? यह सब हमारी अर्थव्यवस्था की गतिविधियां हैं। ये सब जितने भी काम हम करते हैं वो पैसों के लिए करते हैं, इसलिए ये अर्थव्यवस्था की गतिविधियां हैं। आज बच्चों बहुत ही इजी चैप्टर है, आप ध्यान से सुनोगे तो समझ पाओगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं ये पूरा चैप्टर एक साथ ही ख़त्म कर देना चाहता हूँ, क्योंकि जो पहले का जो चैप्टर था उसमें मैंने 3 भाग में समाप्त किया था। तो वो छोटा छोटा दिख रहा है, लेकिन आप कंबाइन करोगे तो पूरा हो जाएगा। और एक बात बता दूं मैं कि अगर हम कोई पार्ट में बना रहे हैं वीडियो, तो उसको क्रमशः उसी क्रम में देखने से समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। हो सकता है आपको बीच में से भी समझ में आ जाए, लेकिन वो अच्छे से तभी समझ में आएगा जब आप एक सिलसिला रखते हुए देखो, क्रमबद्धता के साथ देखो। ठीक है, तो अब हम ये चैप्टर में अब गहराई से जाते हैं। यह सब क्या है? जितने भी कार्य हैं, जितने भी कार्य, उपरोक्त कार्य मैंने बताया, वो सारे आर्थिक गतिविधियां हैं। यानी देश में जो भी काम होता है जिससे वस्तुएं या सेवाएं बनती है, देश में जितने भी काम होते हैं उससे क्या बनते हैं बच्चों? वस्तुएं या सेवाओं का निर्माण होता है, वही आर्थिक गतिविधियां कहलाती है। अब सवाल उठता है, इतनी सारी गतिविधियां हम कैसे समझें? ठीक है, हम तरह तरह के कार्य हैं, तो इसको कैसे समझें कि ये कौन सा किस सेक्टर में होता है? तो इनको समझने के लिए, इनको बेहतर समझने के लिए, समझ तो हम जाते हैं लेकिन इनको बेहतर समझने के लिए, ठीक है, काम करने के तरीके के आधार पर, जो काम करने का तरीका होता है, जो विधि अपनाए जाते हैं काम करने का, उसके आधार पर उन कामों का एक समूह बना दिया गया और समूह को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक है प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्रक और तीसरा है तृतीयक क्षेत्रक। ठीक है, हम एक एक करके इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक क्षेत्रक का। प्राइमरी सेक्टर क्या है? यह वह क्षेत्रक है, ये पूछता भी है एग्जाम में, यह वह क्षेत्रक है जिसमें हम सीधे प्रकृति से चीज़ें लेते हैं। ये वैसा चीज़ है जहाँ पे हम काम अगर करते हैं तो उसका संबंध सीधे प्रकृति से है, कुदरत से है, बाय नेचर है, बाय डिफॉल्ट है, समझ लो। यानी जमीन से, पानी से, जंगल से, पशु से, समुद्र से, इन सब से जो मिलता है हमें डायरेक्ट, और उससे हम कुछ अपना आर्थिक गतिविधि कर पाते हैं, वो सारा बात किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्रक में, प्राथमिक क्षेत्रक में। जैसे किसान खेती करता है, तो खेती क्या है? खेती एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। हम क्या करते हैं? प्रकृति में ही खेती लोग करते हैं। तो किसान खेती करता है। मछुआरा क्या करता है? मछली पकड़ता है। तो मछली बनाता नहीं, यहाँ कुछ बनाता नहीं है, लोग खेती भी कर रहे हैं, तो वो प्रकृति के कारण हो पा रहा है। खेत है, ज़मीन है, तो उसमें आदमी खेती कर रहा है बीज बो के, कुछ भी मैन मेड नहीं है, बस श्रम कर रहा है आदमी। तो किसान खेती करता है, मछुआरा मछली कहाँ पकड़ेगा आदमी? पानी में। पशुपालक दूध निकालता है, जो गाय वगैरह है, गाय को बनाया नहीं जाता है, होती हैं ये ऐसा। लकड़हारा लकड़ी काटता है, लकड़ी कहाँ कटता है? जंगल में कटता है। जंगल किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया है, वो कुदरत में है। ठीक है,
खनन करने वाले लोग खनिज निकालते हैं। खनन करने वाले लोग क्या करते हैं? खनिज निकालते हैं। बहुत सारा खनिज हमारे ज़मीन के नीचे गड़ा हुआ है, तो उसको निकालने का काम। तो ये भी कुदरत का ही बात है, ये भी प्रकृति की बात है। तो जो चीज़ हम प्राकृतिक रूप से निकालते हैं, जो प्रकृति से लेते हैं, वो सारा चीज़ प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। तो प्राथमिक क्षेत्रक का क्या परिभाषा हो गया? यह वह क्षेत्रक है जिसमें हम सीधे प्रकृति से चीज़ें लेते हैं, यानी ज़मीन, पानी, जंगल, पशु, समुद्र, इन सब से जो मिलता है, इन सब चीज़ से जो मिलता है वो किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्रक में। यानी जो काम सीधे प्रकृति से जुड़ा है वही प्राथमिक क्षेत्रक है। जो काम प्रकृति से जुड़ा है वही क्या है बच्चों? प्राथमिक क्षेत्रक है। ठीक है, जो भी काम धरती से जुड़ा हुआ है। अब हम बात करेंगे द्वितीय क्षेत्रक की। इसमें प्रकृति से मिली चीज़ों को फैक्ट्री में बनाकर नया रूप दिया जाता है। यहाँ क्या होता है बच्चों? जो चीज़ें हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं उनका हम रूप बदल देते हैं और एकदम ये मैन मेड होता है, मैन मेड होता है। और ये सारी चीज़ें अगर प्राथमिक क्षेत्रक की वस्तुएं, ये प्राथमिक क्षेत्रक पे डिपेंड होता है, उसी पर ये आधारित क्षेत्रक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो हम प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त करते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक क्या, जो प्रकृति से हमें डायरेक्ट मिल जाता है, वो प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। जो लोग उसमें लगे हुए व्यक्ति होते हैं, जैसे खेती किसानी करना, पशुपालन करना, ये सब प्राथमिक क्षेत्रक की बातें हैं। अब द्वितीय क्षेत्रक में क्या होता है? उसी चीज़ को फैक्ट्री में लाया जाता है और उसका रूप परिवर्तन करके और ज़्यादा उपयोगिता सृजित करके उसे एक नया प्रोडक्ट का रूप दिया जाता है, तो द्वितीय क्षेत्रक का हो जाता है। जैसे आप समझो। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आप एनसीईआरटी का बुक जब अपना जो किताब है उसमें देखोगे तो उसमें कुछ फ़ोटो वगैरह बना हुआ था, चित्र, कि कौन कौन क्या लोग करते हैं, उसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा जो मैं बता रहा हूँ। जैसे अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कैसे द्वितीय क्षेत्रक में किस तरह से काम होते हैं। जैसे कपास कहाँ से मिलता है बच्चों? खेती करके मिलता है। तो खेती, कपास का पर जो लोग काम कर रहे हैं वो प्राथमिक क्षेत्रक का विषय हो गया कपास। लेकिन कपास से फिर हम कपड़ा बनाते थे। कपड़ा कहाँ बनाते हैं? हम फैक्ट्री में बनाते हैं। लोग उसके लिए श्रम करते हैं, समय देते हैं, पूंजी लगाते हैं, फिर उसका रूप परिवर्तन हो जाता है और एक हमारे लिए कपास हो सकता है उतना उपयोगी सामान नहीं हो, लेकिन कपड़ा उससे कहीं ज़्यादा उपयोगी है, तो उसकी उपयोगिता बदल देते हैं हम कपास की और उससे हम क्या बना लेते हैं? कपड़ा। तो ये जो कपास जो है वो प्राथमिक क्षेत्रक का वस्तु हो गया, लेकिन कपड़ा जो है वो द्वितीय क्षेत्रक का वस्तु हो गया। जैसे गन्ना हम की खेती करते हैं, तो गन्ना जो हम लाते हैं, गन्ना हमारा प्राथमिक क्षेत्रक का वस्तु हो गया। लेकिन गन्ना से जब हम प्रोसेस करके उसका चीनी बनाते हैं फैक्ट्री में ले जाके, तो चीनी जो है वो द्वितीय क्षेत्रक का हो गया। उसी प्रकार दूध प्राथमिक क्षेत्रक का चीज़ है। पशुपालन से लेते हैं, प्रकृति से जुड़ा हुआ काम है वो। ठीक है, पशु हम नहीं बना सकते हैं, गाय और भैंस हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन जो हम दूध लेते हैं, दूध हमारे पास जो आता है, उससे फिर हम दही, मक्खन और पनीर जो करते हैं वो मानव निर्मित काम है। तो जो ये मानव उसका अपना श्रम लगा के जो उसकी उपयोगिता में परिवर्तन कर दिया, उसकी चीज़ों को बदल दिया, जैसे दही, मक्खन, पनीर बना दिया दूध से, तो दही, मक्खन, पनीर जो है वो द्वितीय क्षेत्रक का वस्तु हो गया। अब लोहा की बात करें, लोहा से हम मशीन बना लेते हैं। लोहा प्राथमिक क्षेत्रक है। लोह धरती के नीचे मिलते हैं, वो प्रकृति से मिलता है हमें, और फिर हम उससे मशीन बना लेते हैं। जब उसमें हम अपना दिमाग लगाता है आदमी, तो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है और फैक्ट्री में ये काम होता है और ये इसमें श्रम लगता है, मानवीय श्रम लग के वो मशीन बन जाता है, तो वो द्वितीय क्षेत्रक का वस्तु हो गया। जैसे मिट्टी से है हम ईंट बना लेते हैं। मिट्टी जो है वो प्राथमिक क्षेत्रक का है, लेकिन ईंट जो है वो आदमी भट्ठा में बनाता है। भट्ठा भी एक तरह का फैक्ट्री है, तो ईंट हो गया। तो सीधे अर्थों में समझो, जिसको हम प्रकृति से श्रम करके डायरेक्ट निकालते हैं, प्रकृति से लेके आते हैं, वो हमारा प्राथमिक क्षेत्रक हो गया। और वही प्राथमिक वस्तुएं जो हम प्रकृति से लेके आते हैं, उसका जब हम रूप रंग में परिवर्तन कर देते हैं फैक्ट्री में लाके, तो वो द्वितीय क्षेत्रक हो जाता है। तो फैक्ट्री वगैरह, उद्योग वगैरह आ जाते हैं द्वितीय क्षेत्रक में, और खेती, पशुपालन, ये सब आ जाते हैं प्राथमिक क्षेत्रक में। हमको लगता है आप समझ पाओगे इन चीज़ों को।
इसलिए इसे उद्योग का भी क्षेत्र कहा जाता है बच्चों। द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग का भी क्षेत्र कहा जाता है और प्राथमिक क्षेत्र को आधार क्षेत्रक भी बोल सकते हैं। इसी के आधार पे द्वितीयक क्षेत्रक रन करता है। अब तीसरा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्रक है जिसका नाम है तृतीयक क्षेत्रक। इसको सेवा क्षेत्रक भी बोलते हैं। यह सेवा देने वाला क्षेत्रक है। इसमें किसी वस्तु का निर्माण नहीं होता। और ये जो तृतीयक क्षेत्रक है ये प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक दोनों को सपोर्ट करता है। यानी तीनों इंटर रिलेटेड है, तीनों का एक दूसरे से संबंध है। जैसे डॉक्टर इलाज करता है, शिक्षक पढ़ाता है। डॉक्टर इलाज करता है तो उसके बदले में कोई सामान का उत्पादन नहीं हो जाता है। लेकिन अब बताओ, अगर डॉक्टर इलाज नहीं करेगा तो क्या, मान लो एक किसान अगर बीमार हो जाए तो क्या उसकी खेती हो पाएगी? नहीं। तो वहाँ पे क्या है कि डॉक्टर का रोल तो हो गया भाई कि उसको स्वस्थ कर दिया तो किसानी में लग गया अच्छे से। तो प्राथमिक क्षेत्रक भी इस पर डिपेंड करता है। नहीं तो वो तो अगर वो डॉक्टर नहीं हो, इलाज के बिना क्या होता है, आदमी एकदम बेकार हो जाता है या मर भी सकता है। तो बहुत ज़रूरी है। शिक्षक पढ़ाता है तो शिक्षक अगर पढ़ाई नहीं बच्चों को तो क्या कर पाएंगे? उनके पास ज़्यादा अवसर नहीं, सोचने समझने की शक्ति नहीं डेवलप हो पाएगी, उस तरह से वो दुनिया को नहीं सोच पाएंगे, समझ पाएंगे। तो उनके लिए जीना उतना आसान नहीं रह जाएगा। तो भले इनसे ऐसे सामने तो नहीं दिखता है कि कुछ मिल रहा है, लेकिन बहुत कुछ मिलता है बच्चों। दुकानदार सामान बेचता है। दुकानदार अगर आप कितना भी सामान बना लो, द्वितीय क्षेत्रक क्या करता है? प्राथमिक क्षेत्रक से कोई सामान लेता है और एक बहुत सा सुंदर सा वस्तु का निर्माण कर देता है। लेकिन अगर दुकानदार ना हो और उसको बेचे नहीं तो क्या वो आगे वो प्रक्रिया हो पाएगा जो द्वितीय क्षेत्रक में होता है? तो इनका भी इम्पोर्टेंस है। ये सेवा क्षेत्रक में आते हैं। ड्राइवर लोगों को लाता ले जाता है, सामानों को भी लाता ले जाता है। अगर आज के डेट में ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं हो तो जो बिजनेस इतना फल फूल रहा है ये नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि तृतीय क्षेत्रक आज के डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बैंक पैसा संभालता है, पैसा लोन भी देता है बैंक। अगर कोई व्यवसाय फैक्ट्री डालना है तो हमको बैंक से हम लोन लेके फैक्ट्री डाल सकते हैं। फैक्ट्री है द्वितीय क्षेत्रक का चीज़। तो द्वितीय क्षेत्रक भी तृतीय क्षेत्रक से लोन लेके, जैसे बैंक क्या देता है? लोन देता है, आपका जमा स्वीकार करता है। तो बिजनेस बढ़ाने में बैंक का आज के डेट में अहम रोल है, जबकि वो तृतीय क्षेत्रक का चीज़ है। डाकिया चिट्ठी पहुंचाता है, पुलिस सुरक्षा देता है। ये सब सारा चीज़ जो है तृतीय क्षेत्रक में आता है। ठीक है, यह सब काम बिना सेवा से संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। यानी जो काम सेवा देता है वह तृतीय क्षेत्र है। ठीक है, अब तीनों को एक लाइन में हम समझने की कोशिश करते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक क्या है? प्रकृति से चीज़ लाना। द्वितीय क्षेत्र क्या है? चीज़ बनाना, उसी प्रकृति से जो प्राप्त की है चीज़ उसको बनाना। और तृतीय क्षेत्रक क्या है? ये दोनों को सपोर्ट करना, सेवा देना, इसका काम है। ठीक, अब जरा ध्यान से सोचिए, अगर किसान खेती ना करे, थोड़ा कैसे ये रिलेट करता है, इस चीज़ को इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। अगर किसान खेती ना करे तो फैक्ट्री में कच्चा माल नहीं मिलेगा। अगर किसान खेती ही नहीं करेगा तो फैक्ट्री में जो है वो कच्चा माल मिलना मुश्किल है। अगर हम गन्ना ही नहीं उगाएंगे तो तुम चीनी क्या बना लोगे? चीनी किससे बनता है? गन्ना से बनता है। तो हो गया वहाँ गड़बड़। अगर हम कपास ही नहीं पैदा करेंगे तो क्या होगा? कॉटन, आपका कॉटन का जो आकर्षक कपड़े होते हैं वो नहीं बन पाएंगे फैक्ट्री में। तो ये डिपेंड होता है एक दूसरे पर। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि अगर किसान खेती न करे तो फैक्ट्री में कच्चा माल नहीं मिलेगा। अगर फैक्ट्री न चले तो बाज़ार में सामान नहीं पहुँचेगा। ठीक है, अगर फैक्ट्री नहीं चलेगा तो बाज़ार में सामान भी नहीं पहुँचेगा। बाज़ार क्या है? तृतीय क्षेत्र का। अगर सेवा क्षेत्र ना हो, अगर सेवा क्षेत्र ना हो यानी तृतीय क्षेत्र ना हो तो सामान बेचने वाला, ढोने वाला, इलाज करने वाला कोई नहीं होगा। तो अगर तृतीय क्षेत्र नहीं होगा तो द्वितीयक और प्राथमिक का भी जो गति है वो जीरो के लगभग हो जाएगा और हम लोग आदि काल में पहुंच जाएंगे। तो तृतीय क्षेत्रक जो है वो इन दोनों को, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक दोनों को गति दिया है। यानी तीनों क्षेत्रक एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों क्षेत्रक हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं। कोई भी अकेला काम नहीं कर सकता, कोई भी यहाँ पे अकेले काम नहीं कर सकता है। यही भारतीय अर्थव्यवस्था की असली ताकत है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत क्या है कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रक तीनों एक साथ काम करते हैं। अब आप इस कुछ चित्र दिया हुआ है आपके पेज में, वो देख लेना। ठीक है, पहले ही चैप्टर में पहला ही पेज में दिया है कि खेती में काम करती महिला को दिखाया गया है, वो प्राथमिक क्षेत्रक का है। आपसे कभी कभी पूछ सकता है कि
ये फलाना आदमी है, इस ए नाम का आदमी है, ये इस चीज़ का दर्जी का काम करता है, बताइए कौन क्षेत्रक का है? तो दर्जी का काम करता है, तो वो तो कोई चीज़ क्या कर रहा है, एक सेवा दे रहा है, वो किस चीज़ में हो गया? या अगर उसका फैक्ट्री है तो द्वितीय क्षेत्रक है, लेकिन आपने उससे कस्टमाइज़ किया है तो तृतीय क्षेत्रक है। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। कोई सलून वाला है, आपका बाल काटता है, किस क्षेत्रक का है? तृतीय क्षेत्रक का है। कोई ट्रक चलाता है, वो सामान पहुंचाता है मार्केट में, वो किस क्षेत्रक का है? तृतीय क्षेत्र का है। डॉक्टर किस क्षेत्र का है? तृतीय का है। लेकिन एक मछुआरा जो मछली पकड़ता है, वो किस क्षेत्रक का है? वो प्राथमिक क्षेत्रक का है। एक व्यक्ति जो बाइक को रिपेयर करता है, बाइक को बनाता है, लोहा लाता है और उससे एक बाइक बनाता है कोई कंपनी, वो किस क्षेत्रक में काम कर रही है? द्वितीय क्षेत्रक में, क्योंकि वो सामान बनाने का काम कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ है। यानी प्रकृति से जो मिला वो प्राथमिक क्षेत्रक है। द्वितीय क्षेत्रक जो उसमें वैल्यू एडिशन किया, कुछ उसमें जोड़ा और उसको एक खूबसूरत प्रोडक्ट का रूप दिया। और तीसरा तृतीय क्षेत्रक क्या है? उन सामान को बेचा और तीनों को मदद किया। मान लो कोई फैक्ट्री नहीं लग रहा है, अब बैंक किस में आता है? बैंक आता है आपका तृतीय क्षेत्र में। फैक्ट्री किस में आता है? द्वितीयक में। खेती किस में आता है? प्राथमिक में। पशुपालन किस में आता है? प्राथमिक में। इस तरह से आपसे डिफरेंट प्रोफेशन के बारे में, डिफरेंट पैसा के बारे में पूछेगा और आपको बताना है कि किस क्षेत्रक में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, ईंट बनाने वाले लोग किस में है? द्वितीय क्षेत्रक में है, क्योंकि वो मिट्टी को सेप देते हैं। दुकान में कपड़ा बेचने वाली महिला क्या है? तृतीय क्षेत्रक की है। सिर पर बोझ ढोता मजदूर कौन है? तृतीय क्षेत्रक है। डाकिया किस क्षेत्रक में आता है? तृतीय क्षेत्रक में आता है। अब बच्चों एक लाइन में याद रखो, प्रकृति से लेना प्राथमिक है, बनाना द्वितीयक है, सेवा देना तृतीयक है। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, अब दूसरा टॉपिक जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। यहाँ हम एक बहुत जरूरी बात समझने वाले हैं कि तीन क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये तीनों मिलकर देश की पूरी अर्थव्यवस्था बनते हैं। यानी तीनों क्षेत्रों को अगर आप जोड़ दो, तीनों क्षेत्रों को, तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था या किसी देश की अर्थव्यवस्था बनती है। ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि इन तीनों की तुलना कैसे की जाए। अब क्वेश्चन एराइज होता है, क्वेश्चन उठता है कि तीनों का तुलना कैसे करें, कौन सा क्षेत्र। अब तुलना में हम पढ़ेंगे कि कौन से क्षेत्र का योगदान कैसा है, कैसा दिखने में है तीनों क्षेत्र, उसको हम एक चर्चा के द्वारा समाप्त करते हैं। यहाँ वो सारा चर्चा लिखा हुआ है, आप देखो तो ये चीज़ है। कौन सा क्षेत्र ज़्यादा योगदान दे रहा है, यह कैसे पता चले? सीधा सा नियम है, हम देखते हैं कि किसी क्षेत्र ने कितना उत्पादन किया और उसका उत्पादन का मूल्य कितना है। हम देखेंगे कि किस क्षेत्र ने कितना उत्पादन किया और उनका उत्पादन का मूल्य कितना है, ये देखते हैं। लेकिन यहाँ बड़ी समस्या आती है कि देश में हजारों लाखों तरह की वस्तुएं और सेवाएं बनती हैं। देश में हम ये देखेंगे कि उत्पादन किसका कितना हुआ, क्या नहीं हुआ, कितना मूल्य का है, ये देखना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर बड़ी समस्या ये है कि देश में हजारों लाखों की तरह की वस्तुएं और सेवाएं बनती है। सबको गिनना और जोड़ना नामुमकिन लगता है। अगर आप सबको गिनने और जोड़ने लगोगे तो नामुमकिन लगता है। तो फिर हम करते क्या हैं, ये जानने की बात है। हम एक तरीका अपनाते हैं, हम वस्तु और सेवा के मूल्य निकालते हैं। हम क्या करते हैं, वस्तु और सेवा का मूल्य निकालते हैं और फिर उन सबको जोड़ देते हैं। इसी को कहते हैं कुल उत्पादन, यानी जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए बच्चों कि हम हमेशा वस्तु का अंतिम मूल्य को जोड़ते हैं। ठीक है, वस्तु का अंतिम मूल्य को जोड़ते हैं। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं इसको क्लियर, अंतिम मूल्य वाला चीज़। अब समझिए एक ज़रूरी बात, हम हर बार कच्चे माल को और तैयार माल दोनों का मूल्य नहीं जोड़ सकते। हम हर बार क्या करते हैं, कच्चा माल, जैसे मान लो हम लिए दूध है तो दूध का दाम जोड़ें, फिर उसी दूध से पनीर बनाएं तो पनीर का दाम जोड़ें, वैसा नहीं होता है। जो लास्ट प्रोडक्ट है उसी का दाम जोड़ा जाता है। यहाँ पे वही बात बताया जा रहा है। तो यही बोलता है कि हम हर बार कच्चे माल और तैयार माल दोनों का मूल्य नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि तब एक ही चीज़ की गिनती दो बार हो जाएगी। अगर हम अभी बताए ना बच्चों कि अगर हम दूध का दाम जोड़ दें, मान लो दूध 60 रुपये लीटर है तो अब 60 रुपया लिख दिए। अब 60 रुपये लीटर दूध से हम पनीर बनाए तो पनीर जो बना
उसका दाम पनीर का दूध से ज़्यादा दाम होता है, क्योंकि उसमें श्रम लगता है लोगों का, तो वो अपना भी समय और श्रम जोड़ते हैं और उसको बेचना भी पड़ता है। तो वो भी दाम जोड़ के मान लो 60 रुपये का दूध का 100 रुपया का पनीर बन गया या 80 रुपये का पनीर बन गया, तो हम 60 रुपया को नहीं लेंगे, हम 80 रुपया को लेंगे, क्योंकि 80 रुपया में ही 60 रुपया इंक्लूड है। लेकिन अधिकतर क्या गलती हो जाता है कि हम 60 भी ले लें और 80 भी ले लें। तो बताओ 60 और 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 140 रुपया। क्या 140 रुपया का यहाँ पे दूध था? नहीं, 60 रुपये का दूध था। तो हम क्या करेंगे कि जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका प्राइस हम लेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो 2 बार जुड़ जाता है एक ही चीज़ का, क्योंकि उसी दूध से पनीर बना है, तो एक ही चीज़ का दाम 2 बार जुड़ जाता है। तो यहाँ पे जोड़ने में दोहराव की स्थिति हो जाती है, जो कि गलत है। अब इसको एक उदाहरण द्वारा समझाया गया है। इस बात को समझो, मैंने क्लास में भी समझाया था। मान लीजिए किसान गेहूँ उगाता है, किसान गेहूँ उगाता है, कितना पड़ता है दाम? 10 रुपये किलो में। आटा मिल वाला उसी गेहूं से आटा बनाता है, उसी गेहूं से क्या करता है बच्चों? वो आटा बना लेता है। कितना दाम पड़ता है? 20 रुपया किलो। अब 10 रुपया का गेहूं केजी था, उसको आटा मिल अगर गेहूं से आटा बनाएगा तो उसका दाम बढ़ेगा, तो हो गया उसका दाम कितना बच्चों? 20 रुपया। फिर वो जो आटा 20 रुपया का बना, ठीक है, उससे फिर क्या तैयार किया जाता है? बिस्किट तैयार किया जाता है। फिर बिस्कुट तैयार करने के बाद वही 20 रुपया का जो आटा था उससे बिस्कुट तैयार हो गया 60 रुपये का। फिर उसका पैकिंग वगैरह है, इसलिए इसका दाम बढ़ गया। ठीक है, चीनी लगा, ये लगा, श्रम लगा, प्रॉफिट कमाना है हमें, तो मिला जुला के मैंने कर दिया 60 रुपये। अब अगर हम जोड़ दें गेहूं का दाम यानी 10 रुपया, आटा का दाम 20 रुपया, टोटल हो गया 30 रुपया, बिस्कुट का दाम 60 रुपया, हो गया 90 रुपया, और बिस्किट बिका है 60 रुपये में। तो ये तो गलत है ना बच्चों? ठीक है, अगर हम तीनों को जोड़ने जाएं तो ये गलत बात है, इसमें दोहराव हो जाएगा। तो हमको अंतिम मूल्य लेना होता है। क्या दाम लेंगे हम? बिस्किट का दाम लेंगे। ठीक, क्योंकि गेहूं की कीमत आटे में पहले शामिल है, तो गेहूं की कीमत जो है वो आटा में पहले से शामिल है। वही 10 रुपये का आटा 20 रुपया, 10 रुपये का गेहूं 20 रुपये का आटा बना है, तो यहाँ पे 10 रुपया तो एक्स्ट्रा हम ले रहे हैं, तो वही 10 रुपया इंक्लूड है यहाँ पे, ठीक है, शामिल है। और आटे की कीमत बिस्कुट में पहले से शामिल है, और जो आटा का कीमत है वो बिस्कुट में पहले शामिल है। इसलिए हम केवल अंतिम वस्तु यानी फाइनल गुड को गिनते हैं। जो फाइनल गुड्स है वो है हमारा बिस्किट, तो बिस्किट का दाम सिर्फ हम 60 रुपये लेंगे। इसलिए जीडीपी हम सिर्फ अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को मूल्य जोड़ते हैं। जीडीपी में क्या करते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, प्रतिवर्ष हमारा जीडीपी जो होता है, उसमें जोड़ने के समय हम सिर्फ फाइनल गुड्स का दाम जोड़ते हैं, बाकी का नहीं जोड़ते हैं। अब समझिए गेहूं और आटा क्या है। अब यहाँ पे गेहूं और आटा मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। एक है जो बिस्किट है वो फाइनल गुड्स है, अंतिम वस्तु है, और जो गेहूं और आटा है वो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। तो मध्यवर्तियों वस्तुओं का दाम जोड़ा जाता है क्या? नहीं। तो इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे फाइनल गुड्स क्या है? वो बिस्किट है, उस चीज़ को लिखा गया है यहाँ पर। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना की जाती है। अब आते हैं तीनों क्षेत्रों की तुलना में पर। अब हम तुलना करेंगे तीनों क्षेत्र क्या करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र प्रकृति से सीधा चीज़ें लेता है, पहले भी क्लियर है, ये बार बार दोहरा रहा हूँ मैं। जैसे खेती, पशुपालन, मछली पालन और खनन, ये प्राथमिक क्षेत्रक हो गया। द्वितीय क्षेत्रक क्या है? इन चीज़ों को जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त हुआ है उसको फैक्ट्री में बदलता है, जैसे कपड़ा, चीनी, सीमेंट, स्टील, ये द्वितीय क्षेत्र काम कर देते हैं, ये सब वस्तुएं बना के। कपड़ा किससे बनता है? कपास से, जो कि प्राथमिक क्षेत्रक से आता है। चीनी किससे बनता है? गन्ना से, जो कि प्राथमिक क्षेत्रक से आता है। सीमेंट किससे बनता है? जो वो क्षार से या फिर कोई पदार्थ जो मिलता है प्रकृति में उसी से बनता है। स्टील किससे बनता है? लो एस्क से बनता है। तो लो एस्क कहाँ माने जाते हैं? फैक्ट्री, ये फैक्ट्री में बनने का चीज़ नहीं है, वो प्रकृति में मिलता है, हम खनन करके निकालते हैं और फिर उससे फैक्ट्री में स्टील बना लेते हैं। ठीक, वो द्वितीय क्षेत्रक हो गया। तृतीय क्षेत्रक क्या है? सेवाएं देता है, जैसे बैंक, ट्रांसपोर्ट, स्कूल, अस्पताल, दुकान। बैंक तो समझते ही हो बच्चों, ट्रांसपोर्ट का मतलब परिवहन, जिससे आवागमन ईजी होता है। स्कूल में जो पढ़ाई लिखाई होता है वो, अस्पताल और दुकान, ये सब
सेवा क्षेत्रक हैं, तृतीय क्षेत्रक हैं। सेवा क्षेत्रक बोलो या तृतीय क्षेत्रक, एक ही बात है। अब आएंगे भारत में उनके द्वारा सेवाओं का मूल्य, तीनों का योगदान, ये है तीनों का योगदान मापा जाता है और उनके द्वारा बनाए गए अंतिम उत्पादों और सेवाओं का कुल मूल्य से ये जोड़ दिया जाता है। अब भारत में यह काम सरकार करती है। भारत में ये जो जीडीपी वाला काम है, ठीक है, जोड़ने वाला काम, वो सरकार करती है। केंद्र और राज्य सरकारें आंकड़े इकट्ठा करती है। केंद्र और राज्य सरकार है यहाँ पर, तो दोनों आंकड़े इकट्ठा करती है, कितना उत्पादन हुआ, किस क्षेत्र में कितना मूल्य आया, और उससे जीडीपी बनता है। अब है कि तीनों क्षेत्र में कितना काम हुआ, ये सब चीज़ों को जोड़ा जाता है और तीनों क्षेत्रों को मिला के जीडीपी बनाया जाता है। अब आता है एक इंटरेस्टिंग हिस्सा, क्षेत्रों का ऐतिहासिक परिवर्तन। ये जो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्रक हैं, कैसे प्रोग्रेस किए, ये हम यहाँ जानते हैं कम शब्दों में। पहले क्या होता था? शुरुआत में हर देश प्राथमिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा मजबूत होता था। देखो बच्चों, ये जो क्षेत्र का प्रगति है, यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ, ऐतिहासिक जो परिवर्तन हुआ है प्रगति के मामले में, तो पहले व्यक्तियों का जो आवश्यकता था वो सीमित था, जो आकांक्षाएं थी, जो कामनाएं थी, वो सीमित था। इसलिए क्या है कि हर जो देश है शुरुआत में खेती पे ही फोकस किया और वहीं से सबसे ज़्यादा ग्रॉस और कुल सकल उत्पाद में योगदान रहा। यहाँ पे ज़्यादा मजबूत करें क्योंकि लोग सबसे पहले खाना, कपड़ा, खेती पर निर्भर होते थे। पहले लोग क्या करते थे? खाना, कपड़ा और खेती पर निर्भर होते थे। फिर धीरे धीरे जब खेती में तकनीक आती है, उत्पादन बढ़ता है, तो लोग फैक्ट्रियाँ में आने लगते हैं। अब खाने पीने के साथ लोग क्या किए कि उससे बिजनेस भी करना चाहें, तो उन चीज़ों को क्या कहाँ लेके आ गए? हम फैक्ट्री में लेके आ गए। ये द्वितीय क्षेत्रक बन गया। फिर आगे चलकर सेवाओं की ज़रूरत बढ़ती गई। हमको बैंक से भी हिस्सेदारी चाहिए गति बढ़ाने के लिए। बीमा, ट्रांसपोर्ट, शिक्षा, स्वास्थ्य और तृतीय क्षेत्र तेज़ी से बढ़ता है। और फिर क्या होता है? तृतीय क्षेत्र तेज़ी से बढ़ता है। आज भारत की ये स्थिति है कि प्राथमिक क्षेत्र की बड़े कृषि प्रधान देश होते हुए भी प्राथमिक क्षेत्रों की जो प्रगति है वो धीमी है और तृतीय क्षेत्र की जो प्रगति है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र से बढ़ता है। अब विकसित देशों में आज सबसे ज़्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र का होता है। आज विकसित देश में अगर हम चीज़ों को देखेंगे तो हम पाएंगे कि सबसे ज़्यादा तृतीय क्षेत्र बड़ा है। भारत में क्या हुआ? भारत में यही बदलाव आया, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। भारत में भी बदलाव आया है। तृतीय क्षेत्रक भारत का बहुत बड़ा है, तो इसमें ठीक है, लेकिन थोड़ा अलग है यहाँ पे। ठीक है, जीडीपी में आज तृतीय क्षेत्रक का योगदान सबसे ज़्यादा है। अगर हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, सकल घरेलू उत्पाद की बात करें, तो तृतीय क्षेत्रक का जो योगदान है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन रोजगार में, आज भी रोजगार में सबसे ज़्यादा हम डिपेंड प्राथमिक क्षेत्रक पर हैं, खेती पर हैं। भारत में ज़्यादातर लोग खेती में लगे हुए हैं, वहाँ संख्या ज़्यादा है, लेकिन जो आमदनी है वो तृतीय क्षेत्रक का ज़्यादा है। ठीक, और यही भारत की सबसे बड़ी समस्या है। आर्थिक विषमता बहुत ज़्यादा है, यानी जहाँ पर पैसा है वहाँ कम लोग लगे हुए हैं। बात समझो ऐसे, बहुत सिंपल है। जहाँ पैसा है, यानी तृतीय क्षेत्रक में पैसा है क्योंकि वो प्रगति कर रही है, तो जहाँ पैसा है वहाँ कम लोग हैं तो उनकी आमदनी अधिक है। और जहाँ कम पैसा है वहाँ ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। जैसे खेती, वहाँ पैसा कम है लेकिन लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, यानी वहाँ लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो क्या हुआ? जो तृतीय क्षेत्रक में है वो अमीर का अमीर होते जा रहे हैं, और जो प्राथमिक क्षेत्रक से जुड़े हैं उस वहाँ पे लोग गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पैसा ज़्यादा नहीं है। लेकिन रोजगार में आज भी सबसे ज़्यादा लोग प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं। यही भारत की सबसे बड़ी समस्या है। मतलब जहाँ पैसा ज़्यादा बन रहा है वहाँ लोग कम काम कर रहे हैं, और जहाँ लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं वहाँ कम आमदनी है। ठीक है, यहाँ तक किए थे। यहीं से गरीबी, बेरोजगारी और असमानता की जड़ निकलती है। यहीं से आप देखोगे गरीबी बढ़ता है, बेरोजगारी बढ़ता है, क्योंकि बेरोजगारी
इस अर्थ में बढ़ जाता है कि वहाँ पर पैसा ही नहीं है, भले हम काम कर रहे हैं लेकिन पैसा ही नहीं मिल रहा है। तो अगर आप बहुत काम भी कर रहे हो और आप कुछ अर्निंग नहीं कर रहे हो, कुछ अर्थव्यवस्था में वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हो, तो आप बेरोजगार ही कहलाओगे। दूसरा, असमानता की जड़ निकलती है यहाँ से, क्योंकि जो तृतीय क्षेत्रक हैं वहाँ कम लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्रक में ज़्यादा लोग लगे हैं लेकिन यहाँ पर पैसा की कमाई कम हो पा रही है। तो क्या हम बोलेंगे, असमानता है। काम करने के बाद भी कुछ लोग बहुत अच्छे से हैं, वो तृतीय क्षेत्रक वाले, वो ज़्यादा ही कमाई कर पा रहे हैं, और कुछ लोग जो अभी भी खेती बाड़ी में लगे हुए हैं उनमें उतना पैसा नहीं आ पा रहा है, उतना आमदनी उनकी नहीं हो पा रही है, इसलिए वो थोड़े पीछे रह जा रहे हैं। जीडीपी निकालते समय इस बात का ध्यान रखना है, सिर्फ अंतिम वस्तुएं गिनते हैं। आपको जीडीपी का कभी कभी परिभाषा भी पूछ देगा, मैंने परिभाषा भी लिख दिया है नीचे, लेकिन जीडीपी निकालते समय इससे कुछ ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा जरूर एक दो। जीडीपी निकालते समय सिर्फ अंतिम वस्तुएं गिनते हैं। हम जीडीपी जब भी निकालते हैं सिर्फ अंतिम वस्तु गिनते हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं नहीं गिनते। जैसे वो गेहूं से बिस्किट बनने के प्रोसेस में सिर्फ हम बिस्किट का दाम जोड़ते हैं, नीचे जो गेहूं का दाम है या फिर आटा का दाम है उसको हम नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि जोड़ने से दोहराव हो जाता है। वो जो आटा और गेहूं है वो बिस्किट में ही शामिल है, बिस्किट के ही प्राइस में शामिल है। मध्यवर्तीय वस्तुएं नहीं लेते। यहाँ पर जो आटा और गेहूं जो है वो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, और तीनों क्षेत्रों का मूल्य को जोड़ते हैं। और हम क्या करते हैं जीडीपी निकालते समय, जो तीनों क्षेत्रों का जो अंतिम मूल्य है वस्तु का उसी को जोड़ते हैं। सरकार आंकड़े इकट्ठा करती है। सरकार क्या करती है, आंकड़ा इकट्ठा करती है। समय के साथ क्षेत्रों का महत्व बदलता है। समय के साथ जो है क्षेत्रों का महत्व भी बदलता है। विकसित देश सेवा क्षेत्र प्रधान है। वहाँ पे विकसित देश में सेवा क्षेत्र ही मेन है। भारत जीडीपी में सेवा क्षेत्र बड़ा है। यहाँ पर भी तृतीय क्षेत्र का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा है। रोजगार में खेती प्रधान, ठीक है, लेकिन रोजगार में अगर भारत का बात करें तो सबसे ज़्यादा प्राथमिक क्षेत्र में लोगों को रोजगार है। थोड़ा हम सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा जानेंगे। परिभाषा क्या है, जीडीपी वह कुल मौद्रिक मूल्य है जो एक निश्चित समय में किसी देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का होता है। जीडीपी क्या होता है बच्चों, वह मौद्रिक मूल्य, इसका पैसों में गणना होता है, तो बोलता है वह कुल मौद्रिक मूल्य है जो निश्चित समय, आमतौर पर एक साल, एक वर्ष में किसी देश की सीमा, माने भारत है तो भारत के ही अंदर, ठीक है, बगल में पाकिस्तान है तो वहाँ नहीं चले जाना है, श्रीलंका है वहाँ नहीं चले जाना है, आम में किसी देश की सीमा के भीतर उत्पादित, यहाँ जितने भी वस्तुएं उत्पादित होती हैं भारत में और जितनी भी सेवाएं उत्पादित होती हैं भारत में, उनका अंतिम मूल्य को का ही जोड़ क्या होता है, जीडीपी होता है। छोटे और आसान भाषा में अगर हम बोलें, जीडीपी बराबर एक साल में देश के अंदर बनी सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य आएगा। इसमें आपके सामने जो बुक है उसमें ग्राफ प्रदर्शित है जो कि 73, 74 और 13, 14 भारत की अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ने कितना उत्पादन किया है उसका आंकड़ा है, ठीक। लेकिन जीडीपी की परिभाषा मैंने दे चुका हूँ, बार बार ये बोलने से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब वापस आते हैं ग्राफ में। तो ग्राफ में जो नीला रंग है वो प्राथमिक क्षेत्रक का है, लाल रंग जो है वो द्वितीय क्षेत्रक का है, हरा रंग जो है वो तृतीय क्षेत्रक का है। पिलर जैसा बना हुआ है, देख लेना बुक में। सबसे पहले 73, 74 को देखिए, यहाँ साफ दिखता है कि उस समय सबसे बड़ा हिस्सा प्राथमिक क्षेत्रक का था। 73, 74 की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो उस समय ये देखा जाता था, जैसे अभी 25 चल रहा है, 26 चल रहा है, सॉरी, तो 25 साल तो ऐसे बीत गया और समझो 73, 74 की बात किया जा रहा है। तो लगभग आज से 75, 70 साल पहले क्या था कि सबसे बड़ा हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र का था जीडीपी में। मतलब भारत उस समय मुख्यतः कृषि आधारित देश था। इसका मतलब ये है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का उतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ था। भारत जो था उस समय कृषि आधारित ही था सिर्फ। तब खेती, पशुपालन, मछली पालन, जंगल खनन, यही असली कमाई का आधार था। इसलिए ये सबसे ज़्यादा बड़ा दिखता है।
द्वितीयक क्षेत्रक भी छोटा था और तृतीयक क्षेत्र तो और भी छोटा था। जो तीसरा तृतीयक क्षेत्र था वो और भी छोटा था। ठीक है, आज सबसे बड़ा है। ठीक है, किस मामले में? सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य के मामले में, जीडीपी के मामले में। जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान तृतीयक क्षेत्रक का ही रह गया आजकल। अब 2013-14 पे आइए। ये जो 13-14 यानी 10 साल पहले, अभी तो आंकड़ा और बदल गया है। यहाँ पूरा खेल बदल चुका है। अब सबसे बड़ा हिस्सा तृतीयक क्षेत्रक का है। अब जो है पूरा खेल बदल गया, रिवर्स हो गया है। सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? तृतीयक क्षेत्रक का है। यानी सेवाएं जैसे बैंक हो गया, अस्पताल हो गया, स्कूल, कॉलेज, ट्रांसपोर्ट, मोबाइल, इंटरनेट, इंश्योरेंस, टूरिज्म, मार्केट, आईटी सेक्टर, यही आज भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुकी है। यानी तृतीयक क्षेत्रक जो जिसमें इतना कुछ आता है, यही आज भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है। यह बहुत बड़ा बदलाव है। यह जो बदलाव है बच्चों, ये बहुत बड़ा है। इसका मतलब भारत खेती वाले देश से सेवा आधारित देश की तरफ बढ़ चुका है। जो भारत है वो खेती आधारित देश को बैरियर को तोड़ के, बंधन को तोड़ के आज के डेट में सेवा आधारित देश की तरफ बढ़ गया है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि तीनों क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ा है। आप कहोगे क्या कि सिर्फ तृतीयक क्षेत्रक बढ़ा जरूर है, अपेक्षाकृत ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, लेकिन तीनों क्षेत्रों में बढ़ोतरी वृद्धि हुई है, लेकिन सबसे तेज बढ़ोतरी तृतीयक क्षेत्रक में हुई है। इसलिए एग्जाम में लिखा जाता है कि भारत में तृतीयक क्षेत्रक सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और समझिए। ग्राफ जो जीडीपी का दिखाता है कि नौ की एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, जीडीपी का दिखाता है, तो बच्चे हमेशा गलती कर देते हैं। अगर उनसे पूछा जाता है कि जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो हम बोल देते हैं कि तृतीयक क्षेत्रक का है। लेकिन हम जब बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा रोजगार किस में है, तो बच्चे तब भी वो नाम ले लेते हैं तृतीयक क्षेत्रक का। तृतीयक क्षेत्रक में सबसे कम रोजगार है, सबसे कम लोग लगे हुए हैं। रोजगार के अवसर बहुत हैं, लेकिन बहुत कम लोग लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर खेती बाड़ी में ही ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, पशुपालन या द्वितीय क्षेत्रक में ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। ठीक, तो सबसे ज़्यादा तो प्राथमिक क्षेत्र में। तो पूछे रोजगार के दृष्टिकोण में सबसे बड़ा क्षेत्रक कौन है, तो प्राथमिक क्षेत्रक ही होगा बच्चों। ठीक, तो किस सेक्टर में कितना पैसा बना रहा है वो जीडीपी है। ठीक है, कौन सेक्टर कितना पैसा बना रहा है, तो सबसे ज़्यादा पैसा आपका तृतीय क्षेत्रक बना रहा है और सबसे कम पैसा प्राथमिक क्षेत्रक बना रहा है। सबसे कम एम्प्लॉयमेंट तृतीय क्षेत्रक में है, कम रोजगार में लोग लगे हुए हैं, और सबसे ज़्यादा रोजगार प्राथमिक क्षेत्रक देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप पढ़ लोगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे 1973-74 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान सबसे अधिक था। अगर 73-74 की बात करें तो हम पाते हैं कि सबसे ज़्यादा जीडीपी जो था 73-74 में था, जबकि 2013-14 में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो तृतीय क्षेत्रक का है। मैंने बहुत चर्चा किया है, उससे आप तो समझ ही चुके हो। अब सोचने वाली बात है, आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसा हुआ, खेती पिछड़ गई, क्यों ऐसा हुआ, ठीक, पीछे रह गई और सर्विस सेक्टर आगे निकल गया। तो बात करते हैं। ठीक है, तो एक सवाल ही रह गया ये। अब हम बात करेंगे। ठीक है, ये तब इसलिए होता है क्योंकि हम तो पहले ही बताएं कि हम अब सिर्फ खाने पीने तक ही सीमित नहीं हैं। जब थे सिर्फ उतना तक सीमित तो हमारा उससे काम चल जाता था, तो प्राथमिक क्षेत्रक ही बड़ा था जीडीपी में भी। तो ये कोई बुरी बात भी नहीं है। और आज हम मोबाइल, इंटरनेट और ये तमाम तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, विभिन्न सेवाओं का आनंद ले रहे हैं, तो सेवा क्षेत्रक ही तृतीय क्षेत्रक है, इसलिए ये बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे संगठित और असंगठित क्षेत्र। ये बिल्कुल अलग है। वो जो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्रक था वो काम के आधार पर था, और ये संगठित और असंगठित क्षेत्र ये नियम के आधार पर है, जो नियम कानून है उसके आधार पर है। अब जरा ध्यान से सोचिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, तो पढ़ते हैं, उसी से काम चल जाएगा। दो लोग काम कर रहे हैं, दोनों सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। दो लोग काम कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं बच्चों, दोनों सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, लेकिन दोनों की जिंदगी एक जैसी नहीं होती। ठीक है, हो सकता है कि जो बहुत लोग बहुत कम काम करते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क हैं, ज़्यादा
टेक्निकली वो सक्षम हैं तो उनको ज़्यादा आमदनी होती है। तो यहाँ पर उसी बात पर हम बात कर रहे हैं, उनकी जीवन में ज़्यादा सुख होता है क्योंकि उनका दिमाग ही अलग होता है, ठीक है, उनकी पृष्ठभूमि ही अलग होती है। तो यहाँ पे तो दोनों सुबह से शाम मेहनत करते हैं, लेकिन दोनों की ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक संगठित क्षेत्र में काम करते हैं और दूसरा असंगठित क्षेत्र में काम करता है। जो संगठित क्षेत्र में काम करता है उसकी स्थिति अच्छी मानी जाती है असंगठित क्षेत्र की तुलना में ज़्यादातर मौक़ों में। यही आज हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कांताबाई और कमल का उदाहरण बुक में दिया हुआ है। देखिए, कांताबाई एक कार्यालय में काम करती है, कार्यालय है वहाँ काम करती है। उसका समय तय है सुबह 9:30 से 5:30 बजे, यानी उसका 9:30 बजे वो उसका एंटर करना है, 5:30 बजे उसको छोड़ देना है। जबकि बहुत सारे संगठित क्षेत्र में और भी कार्य घंटे कम के हैं, जैसे हमारा ही ले लो तो 9 बजे से एंटर कर जाना और 3 बजे छुट्टी हो जाती है, उसके बाद फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। और हर महीने एक निश्चित वेतन मिलती है। कांताबाई को क्या होता है कि हर महीना एक निश्चित वेतन मिलता है, सरकारी नियमों के अनुसार उसे छुट्टी मिलता है। बहुत सारे CL, बहुत सारे EL, मेडिकल और भी बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। बीमारी की छुट्टी मिलती है, अगर बीमार हो गए तो उसकी छुट्टी मिलती है। भविष्य निधि मिलता है और फ्यूचर में जब वो नहीं काम करने लायक रहेंगे तो उनको एक PF भी मिलता है, उनको इतना प्रोविडेंट फंड मिलता है, पेंशन मिलता है, रहती है, जिससे वो अपना जीवन जी लेते हैं। नौकरी लिखित अनुबंध पर होती है, नौकरी लेकिन रिटर्न में होता है, ठीक है। मतलब कांताबाई की रोजगार की सुरक्षा है। कांताबाई की क्या है? रोजगार में सुरक्षा है। इसलिए कांताबाई संगठित क्षेत्र में काम करती है। जिनके रोजगार में सुरक्षा दिया गया है, जिनके रोजगार में न्याय संगत बातें की हैं, वो सारी संगठित क्षेत्र की में काम करते हैं, वो सारे लोग संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। अब लेते हैं उदाहरण कमल का। कमल एक किराने की दुकान में दिहाड़ी मजदूर है। एक किराना का दुकान है, वहाँ दिहाड़ी मजदूरी करता है। सुबह 7:30 बजे जाता है और शाम के 8 बजे लौटता है। दुकानों में जब काम लेते हैं लोग तो इसी तरह लेते हैं। क्या है, यहाँ पे कार्य घंटा भी अधिक है कांता से, ठीक है। कोई निश्चित वेतन नहीं है और वेतन भी निश्चित नहीं है। और वहाँ पे जो कांता का था उसका एक निश्चित वेतन था और वो भी वेतन में साल दर साल महंगाई भत्ता वगैरह मिलते हुए वेतन में वृद्धि भी होती थी। लेकिन यहाँ पे कोई निश्चित वेतन नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है। बीमार भी हो गए तो उसके लिए कोई छुट्टी नहीं है। बीमार हो गए तो घर में रहिए, आपको पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा भी होता है। बीमार पड़ गया तो पैसा नहीं है, कोई PF नहीं है। अगर वो बूढ़ा हो जाता है तो उसको कोई PF नहीं मिलेगा, कोई पेंशन नहीं मिलेगा, कोई लिखित अनुबंध नहीं। जब चाहे उसको निकाला जा सकता है, लेकिन संगठित क्षेत्र से जब चाहे तब नहीं निकाला जा सकता है। बहुत सारे बच्चे एक डाउट करते हैं कि संगठित क्षेत्र का मतलब सरकारी क्षेत्र होता है। सरकारी क्षेत्र संगठित क्षेत्र में आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि निजी कंपनियां नहीं आती है संगठित क्षेत्र में। संगठित क्षेत्र का बस इतना ही है जो नौकरी, पेंशन, भविष्य निधि और ज़्यादा सुरक्षा देती है नौकरियों में। वो प्राइवेट में भी हो सकता है और सरकारी में भी हो सकता है। सरकारी में तो होता ही होता है, लेकिन सरकारी क्षेत्र में भी लोगों को ठेका पे आजकल रखा जाता है, ठीक है। तो बीमार पड़ गया तो पैसा नहीं, कोई PF नहीं, कोई पेंशन नहीं। हम यही जानेगा संगठित क्षेत्र का मतलब। आज काम मिला, आज पैसा है, कल काम नहीं मिला, कल भूख है, ठीक है। ये संगठित असंगठित क्षेत्र का नियम है। अब साफ शब्दों में परिभाषा लिख लो। संगठित क्षेत्र, परिभाषा से मतलब रखो बच्चों, वह क्षेत्र जहाँ सरकार के नियम कानून लागू होते हैं। जहाँ पर किसका नियम कानून लागू होता है? सरकार का। काम के घंटे तय होते हैं, काम के यहाँ पे घंटे तय होते हैं। चलो पूरा समझा ही दिए तो एक बार पढ़ जाते हैं सिर्फ। संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र जहाँ सरकार के नियम कानून लागू होते हैं, काम के घंटे तय होते हैं, निश्चित वेतन मिलता है और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मिलता है। असंगठित क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ सरकार के नियम कानून सही से लागू नहीं होते, काम अस्थायी होता है, वेतन अनिश्चित होता है और कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत में ज़्यादा लोग कहाँ काम करते हैं? ज़्यादा लोग कहाँ काम करते मिलते हैं, संगठित कि असंगठित? तो आप बोलोगे कि काम तो ज़्यादा अच्छा संगठित का है, तो संगठित में मिलते होंगे। नहीं बच्चों, यहाँ पे इतनी जनसंख्या है और इतने हैं कि हमारे पास चॉइस नहीं रह जाता। हमारे सामने जीवन यापन करने की समस्या होती है तो हमको चॉइस नहीं, हमको जो क्षेत्र में जाना रहता है हम उसी क्षेत्र में चले जाते हैं।
तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ काम करते हैं। करना चाहिए था संगठित में, लेकिन ज़्यादातर लोग, दुख की बात है कि असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि खेतिहर मजदूर, छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले, घरेलू कामगार, निर्माण मजदूर, रिक्शा चालक, दिहाड़ी मजदूर, ये सब असंगठित क्षेत्र में आते हैं। अब एक लाइन याद रखने वाली है कि भारत की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये 1 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। अब एक टेबल था, उस पर ध्यान दे देना। ठीक है, बुक में यहाँ टेबल बनाना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, तो हम यही टेबल की बात कर देते हैं। यहाँ पे तालिका बताती है तीनों क्षेत्र के बारे में। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये संगठित और असंगठित दोनों तरह के मजदूर हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र में तीनों में मैंने बोला कि संगठित के भी लोग रहते हैं, असंगठित के भी रहते हैं। लेकिन हर क्षेत्र में असंगठित श्रमिकों की संख्या संगठित श्रमिकों से बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक में, आपको देखने को मिलेगा कि संगठित की संख्या कम है, असंगठित मजदूरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यही कारण है भारत में रोजगार की गुणवत्ता एक बड़ी समस्या है। तो यही कारण है कि भारत में रोजगार की गुणवत्ता है, जो रोजगार का क्वालिटी है, उसकी बड़ी समस्या है। अब सवाल है, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सुरक्षा क्यों चाहिए? जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं उनको सुरक्षा चाहिए। एक होता है कि भाई क्यों सुरक्षा चाहिए, आप समझ ही सकते हो क्यों चाहिए। क्योंकि उनका वेतन कम है, काम अनिश्चित है, काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई ऐसा करार पे काम नहीं मिलता है, कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, कोई भी हेल्थ फैसिलिटी नहीं है उनके लिए, कोई भविष्य की गारंटी नहीं है, फ्यूचर में क्या होगा उनके साथ इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। शोषण आसानी से होता है। ठीक है, शोषण भी आसानी से होता है। इसलिए सरकार कहती है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को का संरक्षण जरूरी है, उनका वो प्रोटेक्शन मिलना बच्चों बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उन काम भी करते हैं बेचारे, लेकिन उनको उतनी सुविधाएं नहीं हैं। इसलिए सरकार उनके लिए कुछ हल सोची हुई है। अब सरकार क्या करती है? सरकार न्यूनतम मजदूरी कानून बनाती है। ठीक है, सरकार जो है वो न्यूनतम मजदूरी कानून बनाती है। ठीक है, जिससे एक न्यूनतम उचित मजदूरी उनको मिल जाए। न्यूनतम मजदूरी बाल श्रम पर रोक लगाती है। जो छोटे बच्चे आप देखते हो कहीं कहीं काम करते हैं, तो उनके बाल श्रम पर रोक लगाती है, क्योंकि वो वही काम करते रहेंगे तो हमेशा असंगठित क्षेत्र में रह जाएंगे और उस जाल से वो नहीं निकल पाएंगे। उनकी पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, इसलिए उनका बाल श्रम पर रोक लगाती है सरकार। स्वास्थ्य बीमा योजनाएं चलाती हैं, बहुत सारी स्वास्थ्य बीमा योजना चलाती है, जिससे वो उनको कुछ स्वास्थ्य के लाभ हो सकें, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित कोई सुरक्षा नहीं है संगठित क्षेत्र में। रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का जो लाया गया था सरकार की तरफ, उसका यही था कि कम से कम लोगों को एक निश्चित 100 दिन का रोजगार हर व्यक्ति को पाने का अधिकार है। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाती हैं ताकि गरीब मजदूरों को कम से कम जीवन की सुरक्षा मिल सके। तो ताकि गरीब मजदूरों को कम से कम जीवन की सुरक्षा मिल सके, कम से कम जीवन की सुरक्षा मिल सके, वो जी सकें ठीक से, इसलिए बनाती है ऐसा। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल है, क्या संगठित क्षेत्र हमेशा अच्छा होता है? ये सवाल बहुत ही ये है, तो हाँ भाई, ये सबसे अच्छा होता है। हाँ, क्योंकि नौकरी सुरक्षित होती है, वेतन निश्चित होता है, भविष्य सुरक्षित होता है। ठीक है, तो ये होता ही होता है। संगठित क्षेत्र अच्छा है। अगर हम असंगठित क्षेत्र के लोगों जो काम कर रहे हैं, अगर उनका संरक्षण दे दें और संगठित क्षेत्र जैसा वहाँ पे नियम लगा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, उनके लिए ये बढ़िया बात है। सम्मान मिलता है। ठीक है, इसलिए हाँ, क्योंकि नौकरी सुरक्षित होती है, वेतन निश्चित होता है, भविष्य सुरक्षित होता है और सम्मान मिलता है। और यही हर देश का लक्ष्य होता है। हर देश का लक्ष्य होता है कि असंगठित क्षेत्र के लोग धीरे धीरे संगठित क्षेत्र में आए। इसलिए आए दिन हम देखते हैं कि सब लोग हड़ताल करते हैं और मांग करते हैं अपनी नौकरी के मामले में। खासकर जो फैक्ट्री वगैरह में लोग काम करते हैं, उनकी ये बहुत सारी मांगें होती हैं। अगर उनका अधिकार का हनन होता है तो वो लोग उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं और यही मांगते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा प्रदान किया जाए।
संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है, जबकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त नहीं होती। संगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनको रोजगार की सुरक्षा होती है, ठीक, लेकिन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त नहीं होती। कोई भी रोजगार का जो सुरक्षा है, जो स्थायित्व है, वो प्राप्त नहीं होता। अब आखिरी बात बहुत गहरी है, ध्यान से सुनिए। देश की असली ताकत जीडीपी नहीं है। अगर हम किसी देश की बात करें कि उसका अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, तो वो नहीं है। देश की असली ताकत है उसके श्रमिकों की सुरक्षा और सम्मान, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। अगर मान लो बच्चों कि हमारे देश में बहुत पैसा हो, हम लोग जीडीपी के मामले में अग्रणी हो जाएं, लेकिन यहाँ पे लोग सुख शांति से ही नहीं रहें, सब लोग एकदम बैल जैसा लगे हुए रहें, उनका कोई भी ये उनके अधिकारों का हनन होता रहे और एक तरफ जीडीपी बढ़ता रहे, तो क्या फ़ायदा है? असमानता ही दिखेगी। तो बात है समानता की, सम्मान की, तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर मजदूर सुरक्षित नहीं है तो विकास अधूरा है। तो ये भी बोला गया है कि अगर मजदूर सुरक्षित नहीं है तो विकास अधूरा है। तो असंगठित क्षेत्र में मजदूर सुरक्षित नहीं होते हैं। यही कारण है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अनिवार्य है। तो इनका जो संरक्षण है वो आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बहुत ही अनिवार्य है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की बात करें, ठीक है। अब स्वामित्व के आधार पर अब लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र यानी मालिकाना हक के हिसाब से तो दो क्षेत्र हैं इसके, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। अब यहाँ से चैप्टर का सबसे सोचने वाला हिस्सा शुरू होता है। हम रोज देखते हैं सड़क, पुल, बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल, रेलवे, डाकघर, राशन दुकान, बहुत सारी चीज़ें हमको दिखता है दुनिया में, ठीक है। आप जैसे ही देखते हो तो आप सड़क भी देखे हो, पुल भी देखे हो, बिजली भी देखे हो, पानी भी देखो, अस्पताल भी देखो, स्कूल देखो, रेलवे देखो, डाकघर देखो, राशन दुकान देखो। अब एक सवाल उठता है, इन सबको कौन बनाता है? ये जो सड़क है उसको कौन बनाता है? राशन दुकान कौन बनाता है? बिजली कौन देता है? ठीक, स्कूल्स किसके होते हैं? अगर हम कोई सरकारी विद्यालय देखते हैं तो वो कौन बनाए? अगर कोई प्राइवेट विद्यालय देखते हैं तो वो कौन बनाए हैं? बहुत सारा सवाल होता है। डाकघर देखते हैं तो वो किनका है? ठीक है, मतलब मालिक कौन है उसका, ठीक है। तो मालिकाना हक के हिसाब से, ठीक है, इनको दो में बनता है। इनको इन सब को कौन बनाता है? तो सवाल उठता है, सवाल है, जवाब है यहाँ पे, सरकार या कोई प्राइवेट कंपनी। सरकार हो या कोई प्राइवेट कंपनी बनाती है। यहीं से शुरू होता है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का मामला, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है। ये जो पब्लिक सेक्टर है वो क्या होता है? जिस क्षेत्र में सरकार मालिक होती है, जिसका मालिक सरकार होवे वो हो गया सार्वजनिक क्षेत्र। और जिसका मालिक जैसे रेलवे, डाकघर, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सरकारी सब में, लेकिन सरकारी, विद्युत विभाग, जल विभाग, ठीक है, मतलब पैसा सरकार का, नियंत्रण सरकार का, और उद्देश्य होता है लाभ नहीं सेवा। जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है उसका मालिक होता है सरकार, उसका पूरा कंट्रोल सरकार के हाथों में होता है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, अपितु सेवा प्रदान करना होता है। अब हम आते हैं निजी क्षेत्र में। निजी क्षेत्र क्या होता है? जिस क्षेत्र में व्यक्ति या कंपनी मालिक होती है। जिस क्षेत्र का मालिक कौन होता है? जिस क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र का मालिक या कोई निजी व्यक्ति होगा या कंपनी होगा या वही मालिक होगा, उसे निजी क्षेत्र कहते हैं। जैसे हमारे देश की कंपनियां, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, बिरला हो गया, इंफोसिस हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, अगर प्राइवेट है तो, प्राइवेट स्कूल हो गए, प्राइवेट अस्पताल हो गए, ठीक है। मतलब पैसा व्यक्ति का, नियंत्रण व्यक्ति का, और मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है इसका मतलब में आएंगे तो जैसे वहाँ था बिल्कुल उल्टा है। पैसा किसका? यहाँ पर जो पैसा कमाई होता है व्यक्ति का होता है, नियंत्रण भी किसी एक व्यक्ति का, और मुख्य उद्देश्य इसका लाभ कमाना होता है, सेवा नहीं होता है। वहाँ सेवा था सार्वजनिक क्षेत्र में। अब बहुत जरूरी लाइन याद रखिए, निजी क्षेत्र का लक्ष्य लाभ कमाना होता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का लक्ष्य जनता की सेवा करना होता है, ठीक है। निजी क्षेत्र क्या करता है? लाभ कमाने के लिए होता है। सार्वजनिक क्षेत्र किस लिए होता है? सेवा करना होता है। अब एक सवाल उठता है, अगर निजी क्षेत्र सब कुछ कर सकता है तो सरकारी क्षेत्र, सरकार को क्यों दखल देना पड़ता है? ठीक है, निजी क्षेत्र के तो स्कूल भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, जितने भी एयरलाइंस हैं, जहाज़ उड़ाता है, वो सारा कुछ
निजी ही है। तो सरकार का दखल क्या ज़रूरी है? सरकार अपना और काम धंधा ढूंढ ले, ठीक है। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जहां मुनाफा कम या बिल्कुल नहीं होता, जहां कुछ काम ऐसे होते हैं जहां मुनाफा नहीं होता। जहां मुनाफा नहीं होगा वहां पे निजी लोग नहीं इंटरेस्ट लेंगे और उस काम को नहीं करेंगे। और सरकार जहां मुनाफा हो या नहीं हो, अगर वो ज़रूरी है तो उसका करना परम कर्तव्य हो जाता है सरकार का, ठीक है। लेकिन समाज के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे सड़क बनाना। सड़क सबके लिए बनाना, अब मान लो निजी लोग बनाएगा तो अपने लिए बनाएगा, वो अपने फायदे के लिए बनाएगा। लेकिन सड़क तो सबको चाहिए, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबको सड़क चाहिए। पुल बनाने का काम सरकार ही करती है। बिजली पहुंचाना सरकार का ही काम है, नहीं तो सिर्फ बड़े घरों में बिजली जलेगी। पानी की सप्लाई में सरकार अगर नहीं हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि अमीरों को पानी की ज़रूरत नहीं होती है, तो निजी क्षेत्र मुनाफा के लिए करता है, तो पैसा लेगा आपसे, ज़्यादा पैसा लेगा। और सरकार क्या करती है कि पैसा तो लेती है लेकिन सब्सिडाइज रेट पे आपको मदद करके। तो पानी की सप्लाई हो, सिंचाई हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, इनमें खर्च बहुत ज़्यादा और फ़ायदा बहुत कम होता है। ये सब चीज़ें जो हैं जिनमें खर्च बहुत ज़्यादा होता है लेकिन फ़ायदा बहुत कम होता है, इसलिए प्राइवेट कंपनियां आगे नहीं आती। तो जिस चीज़ में खर्च बहुत ज़्यादा लगे, ज़रूरी रहे, लेकिन उसके बाद भी प्राइवेट कंपनी आगे नहीं आएगी क्योंकि वहाँ लाभ नहीं है, तब सरकार को आना पड़ता है। अब ध्यान से सुनिए, जिसका कोई नहीं उसका सरकार होता है दोस्तों, ठीक है। जिसका कोई नहीं धरती पर उसका सरकार होता है, ठीक है। उसको सरकार हेल्प करती है। और निजी व्यक्ति जो बिजनेस करते हैं वो सिर्फ मुनाफे के लिए करते हैं, इसलिए वो जहाँ फ़ायदा नहीं है वहाँ नहीं करेंगे। सरकार इन कामों में पैसा लगाती है ताकि समाज का हर व्यक्ति सुविधा पा सके। उसका सरकार का लक्ष्य है कि समाज में जितने भी वंचित हैं, जितने पीड़ित हैं, जितने पीछे के लोग हैं, उन तक भी सुविधा पहुँचे, चाहे वह अमीर हो या गरीब, वो भेदभाव नहीं करती। यही कारण है कि सार्वजनिक क्षेत्र सामाजिक कल्याण के लिए जरूरी है। तो सामाजिक कल्याण चाहिए तो सार्वजनिक क्षेत्र का होना आवश्यक है। और दूसरी बात, सरकार कुछ चीज़ों की कीमत भी नियंत्रित करती है, जैसे बिजली भले आज के डेट में प्राइवेटाइजेशन हो गया है, प्राइवेट हो गया है, गैस भले प्राइवेट हो गया है, लेकिन उसका दाम का कंट्रोल सरकार के हाथों में है। क्योंकि वो क्या करती है सरकार कि उस चीज़ का दाम जो है वो कम में देती है। वो खरीदती ज़्यादा में है लेकिन लोगों तक वो कम में पहुंचाती है, क्योंकि वो ज़रूरी चीज़ें हैं। वो नहीं पहुंचेगी तो मानव जगत खत्म हो जाएगा, एक तरह से समझ लो। इसलिए वो इस काम को करती है, वो सब्सिडाइज रेट में करती है, वो आपको हेल्प भी करती है। जैसे बिजली, गेहूँ, चावल, खाद्यान्न, राशन, ये सब सरकार के हाथों में है। क्यों? ताकि गरीब आदमी भी खरीद सके। क्यों ऐसा करती है सरकार? क्योंकि गरीब आदमी तक खरीद सके। जैसे सरकार किसानों से गेहूं खरीदती है, गोदामों में रखती है और राशन दुकानों में सस्ते दाम पर बेचती है। सरकार क्या करती है? किसानों से गेहूं थोड़ा अधिक दाम में खरीदती है, गोदाम में रख रखाव का खर्चा जो उसका हुआ, लेकिन जब वो राशन दुकानों से जब सामान बेचती है तो सस्ता रेट में बेचती है। इससे किसान को भी फायदा होता है, गरीब को भी राहत मिलती है। अब एक महत्वपूर्ण बात है, सरकार कुछ उद्योगों को सब्सिडी भी देती है, कुछ लोग उद्योगों को हेल्प भी करती है। मतलब सरकार कुछ खर्चे खुद उठाती है ताकि उद्योग बंद ना हो, रोजगार बना रहे। ये सरकार करती है, ये कोई निजी कंपनी, निजी क्षेत्र नहीं कर सकती। जैसे बिजली सस्ती देना, कच्चा माल का सस्ता देना, टैक्स में छूट देना। आप देखते हो 200 यूनिट झारखंड में अभी फ्री है, ठीक है। तो इसमें लागत बहुत ज़्यादा लगता है, तो सरकार आपको हेल्प कर रही है, सरकार इसके लिए मदद कर रही है। सरकार कहाँ से मदद कर पाती है? सरकार, अब सवाल उठता है सरकार को इतना पैसा कहाँ से आता है? कोई सामान बनाती नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं है इनके पास। उत्तर है इसका एकमात्र टैक्स से, जो लोगों से टैक्स लिया जाता है। तो टैक्स दो प्रकार से लिए जाते हैं, एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। प्रत्यक्ष कर लेने का ये तरीका है, जो जितना कमाता है, ठीक है, उससे उतना ज़्यादा अलग अलग तरीके से टैक्स दिया जाता है। मतलब यहाँ का जो इंडिया का टैक्स सिस्टम है वो प्रोग्रेसिव है। जो बड़े आदमी हैं उनसे ज़्यादा टैक्स दिया जाता है, जो कम आय वाले व्यक्ति हैं उनसे कम टैक्स दिया जाता है, जो एकदम निम्न आय के व्यक्ति हैं उनसे टैक्स ही नहीं दिया जाता। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी के नाम पे, वो सभी से लिया जाता है। जब भी आप कोई सामान खरीदने जाते हो
तो आप टैक्स देते हो, ठीक है, ये पक्का जानो। तो उन पैसों से ही सरकार अपना जितना भी कल्याणकारी कार्य है वो कर पाती है। मतलब हम सब टैक्स देते हैं और वही पैसा स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी पर खर्च होता है, यही जानो आप। अब बहुत गहरी लाइन समझिए कि सरकार लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए काम करती है। सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य क्या हैं? आधारभूत सुविधाएं देना। सार्वजनिक कंपनी जो है, जो सरकारी क्षेत्र है, उसका काम है आधारभूत सुविधाएं देना, जैसे स्कूल, कॉलेज, पुल पुलिया, सड़क, नाला नाली, ये सब। गरीबों की मदद करना, कीमतों को नियंत्रित करना। अब गरीबों को ही मदद किया जा रहा है, मैया सम्मान योजना वगैरह जो क्या है, गरीबों की मदद करने के लिए है, ठीक है। महिलाओं को मदद करने के लिए है, महिलाओं को सशक्त करने की ज़रूरत है। कीमतों को नियंत्रित करना, ये सरकार का काम है कि कीमत को नियंत्रित करती है। रोजगार पैदा करना, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार भी पैदा करती है, बहुत सारे लोग जॉब भी करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में। सामाजिक न्याय स्थापित करना, इनका काम है कि सोशल जस्टिस हो, सभी के साथ एक सोशल जस्टिस हो, क्योंकि सभी मनुष्य हैं, इनका ये है। निजी क्षेत्र के कार्य क्या हैं? उत्पादन बढ़ाना, उनका काम है प्रोडक्शन बढ़ाना, रोजगार देना, लाभ कमाना, तकनीक का विकास करना, ठीक है। तो ये विकासशील होता है हमेशा, इसका काम है उत्पादन बढ़ाए, रोजगार देना। तो दोनों जरूरी है, अगर बात करें तो दोनों जरूरी है। अगर हम सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो आर्थिक गति जो है देश की वो धीमी हो जाएगी, और जब हम निजी क्षेत्र की सिर्फ बात करें तो ये देखेंगे सामाजिक अन्याय बढ़ जाएगा। तो दोनों जरूरी है, दोनों में संतुलन आवश्यक है। अब हम एंड करते हैं, अगर देश में सिर्फ निजी क्षेत्र हो तो गरीब पिस जाएगा। अगर सिर्फ निजी क्षेत्र के हाथों में सब चल जाए, गरीब पिस जाएगा। अगर सिर्फ सरकारी क्षेत्र हो तो विकास की गति धीमी हो जाएगी। इसलिए एक संतुलन जरूरी है, इसलिए एक बैलेंस करना जरूरी है, यही असली विकास है। अब एक लाइन से पूरा चैप्टर हम खत्म करेंगे। विकास वही है जिसमें उत्पादन भी हो, रोजगार भी हो और समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति का भी ध्यान रखा जाए। यही कारण है कि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की भूमिका देश के विकास के में अनिवार्य है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का वर्गीकरण जो किया जाता है, ये जो क्षेत्र का वर्गीकरण पहले जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हम पढ़ाए थे फर्स्ट 15-20 मिनट, वो था कि काम के आधार पर किया गया था वो बंटवारा, वो वर्गीकरण। फिर संगठित और असंगठित क्षेत्र जो किया गया है वो काम का सुरक्षा और नियम कानून के अनुसार उस पर बंटवारा था। और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र ये मालिकाना हक के आधार पर होता है, ठीक है। तो इतना ही है, कौन मालिक है इस पर होता है। आज का वीडियो लंबा हो गया, लेकिन ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। कोई भी MCQ सॉल्व करने में आप सक्षम हो पाओगे अगर आप ध्यान से सुनोगे, अगर आप इस चीज़ को अच्छे से देखोगे, और सबसे बड़ी बात, पुस्तक भी आप पढ़ के अपना ज्ञान बढ़ा सकते हो। धन्यवाद।